मैं विधवा थी और गांव से मेरे पति के दोस्त पिता शहर पढ़ने के लिए आया था। वो इन बच्चों को पनाह देता था। वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था, लेकिन वो उसे बहुत शर्माता था। अजीब बात तो ये थी कि वो रात को जल्दी ही अपना कमरा बंद कर देता था और कमरे में पता नहीं क्या करता रहता था। निर्मल उसके कमरे में छिप गई। ये देखकर तो मेरे पैरों से जमीन निकल गई। वो तो गंदी वीडियो अपने लैपटॉप में चलाकर अश्लील हरकतें कर रहा था। मुझे ये देखा नहीं गया और जैसे ही मैं उसके सामने आई तो उसने मुझे मेरी वो वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए मुझसे कहा कि तुम मेरी इच्छा पूरी करो, नहीं तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। फिर उसने मुझे बेड पर धक्का दे दिया और फिर मेरे साथ, मेरा नाम युविका है और मैं 27 साल की हूँ। मेरे पति की अचानक मृत्यु ने हमारी जिंदगी को वीरान करके रख दिया था। मेरी दोनों बेटियां चिड़ियों की तरह चहचहाती थी, उन बिल्कुल खामोश रहने लगी थी। अपने पापा की जुदाई ने उन्हें टूर रख दिया था। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपने पापा को खो दिया था और शायद उनके पापा की जगह उनकी जिंदगी में कोई भी नहीं ले सकता। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, ये रेत की तरह आखिर हाथों से फिसल ही जाता है। मेरी बेटियां भी वक्त के साथ साथ इस सदमे में निकल गई थी, लेकिन हमारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। घड़ी की सुइयों की टिक टिक पे हम अपना काम करते जा रहे थे। ऐसा लगता था जिस किसी ने हमारी जिंदगी के सारे रंग मिटा दिए हो। फिर मेरे पति के दोस्त तो बेटा प्रिंस तहत पढ़ने के लिए आया। उसके आने से मेरे सूने घर में मानो जैसे रोना आ गई। मेरी बेटियां दोबारा चहकने लगे ही। प्रिंस ने मेरी बेटियों को दुर्भाव जीना सिखा दिया था, लेकिन प्रिंस उस बहुत ज्यादा शर्माता था। मेरे बच्चे तो उसकी जल्दी ही बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं अपनी बेटियों की दोबारा मुस्कुराहट देखकर जैसे दोबारा से जी उठी थी। बहुत ही कम उम्र में विधवा हो गई थी। मेरी शादी को 11 साल ही गुजरे थे कि और हादसे में मेरे पति की मौत हो जाती है और मुझे वो इस दुनिया में अकेला छोड़कर भगवान के पास हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। मेरी 2 बेटियां थीं। हमारी जिंदगी की उम्र बहुत छोटी साबित हुई और जल्दी ही दुख तकलीफ ने मेरी जिंदगी में दस्तक दे दी। मेरे पति के जाने के बाद जैसे हमारी जिंदगी बदल ही गई कि अपने पति की इस तरह मर जाने से मैं तो पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन मुझे अपनी वीडियो के लिए जिंदा रहना था। विधवा होने के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब दूसरी शादी नहीं करूंगी और अपनी बच्चियों के शर्ते सौतेले बाप का साया नहीं पड़ने दूंगी। मैं अपनी बेटियों को लेकर बहुत ही गंभीर थी और मैं किसी भी पर भर रोशन नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने एक स्कूल में जॉब करनी शुरू कर दी। सुबह मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज देती और खुद भी स्कूल चली जाती थी और वापसी में मैं उन्हें अपने साथ ही धरने को आती थी। मैंने जिंदगी में इतना बड़ा नुकसान उठाया था कि मेरा दिल मजबूत हो गया था। अब मैं नीले ही जिंदगी गुजार सकती थी। ऐसे में जब हमारी जिंदगी में आया तो जिंदगी में नए रंग भर गए हो। प्रियस मेरे लिए बिल्कुल मेरे बच्चे जैसा ही था। वह कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर आया था और मैंने उसको कहा कि वो मेरी बेटियों को हुई पढ़ा दिया करे ताकि मुझे भी कुछ वक्त अराउंड जाए। ट्रेन बहुत ही नेक और संस्कारी बच्चा था। कभी भी वो मेरे सामने नजर तक उठाता था, बल्कि हमेशा सर झुकाकर बात करता था और मुझे इस बात की बहुत खुशी महसूस होती थी कि मेरे पति के दोस्त ने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की है। प्रियस दरअसल मेरे पति का दोस्त का बेटा था। वो दोनों कॉलेज में स्वयं थे। प्रिंस ने मेरी दोनों बेटियों को पढ़ाना शुरू कर दिया और जब से प्रिंस दोनों को पढ़ाने लगा था, दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हो गई थी। उनकी सभी टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, वरना अपने पापा के मरने के बाद तो उन दोनों की पढ़ाई बिल्कुल ही खराब हो गई थी। इसको से भी अक्सर उन दोनों की कंप्लेन आने लगी थी। ये प्रिंस ने आते ही उन दोनों की पढ़ाई को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। वो हर शाम दोनों को पढ़ाते पढ़ाते ही अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता था और मैं भी उसके करीब बैठकर अपने स्कूल का काम कर लेती थी। मेरे और बच्चों के साथ ही प्रिंस भी कॉलेज के लिए निकल जाता था और वो हमारे आने के बाद वापस घर लौटा था। प्रिंस के आने तक मैं खाना तैयार कर लेती थी, लेकिन वो हमेशा अपने कमरे में बैठकर अकेला खाना खाता था। उसे बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस होती थी और मैंने उसके साथ कभी इस बात की जबरदस्ती नहीं की थी कि वो मेरे साथ ही खाना खाएं। वो भी प्रिंस की तरह मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता था। लव मैरिज हुई थी। मेरे पति भी प्रिंस की तरह शहर पढ़ने आए थे और कॉलेज में ही हम दोनों की दोस्ती हुई थी, लेकिन उस वक्त मेरे पति का यह कोई रिश्तेदार नहीं था, इसीलिए मेरे पति यह हॉस्टल में रहते थे। 4 साल तक मैं और मेरे पति दूसरे की मोहब्बत के रिश्ते में बंधे रहे और जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई तो मेरे पति ने अपने घर वालों से मेरे बारे में बात की और सब कुछ राजी खुशी से संपन्न हो गया। मेरे घर वाले तो पहले ही उसको जानते थे, क्योंकि मैं ज्यादातर उसी की बातें अपने घर किया करती थी, इसीलिए जब उसकी घरवाली रिश्ता लेकर आए तो मेरे पापा ने तुरंत हाँ कर दी, जिसमें मैं उसकी दुल्हन बनी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी जिंदगी पूरी हो गई हो। उसका साथ मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल था। अपना घर छोड़कर ने उसके घर चली आई और उसके बाद मैंने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा, बल्कि आने वाले हर पल को मैंने अपने पति के साथ बहुत ही खूबसूरत बनाया। शादी के 9 सालों में ऊपर वालों ने हमें 2 प्यारे बेटियां दी थी। मेरे पति ने 7
इससे पहले शहर में जॉब करना शुरू कर दिया था और हमने शहर में ही अपना घर बना लिया था, इसलिए मुझे कभी गांव जाना नहीं पड़ा। मेरे पति की कॉलेज फ्रेंड वर्षा कभी कभी हमसे मिलने आ जाती थी और प्रयुक्त वर्षा का ही बेटा था। मेरी शादी के वक्त तो प्रिंस की उम्र 10 से 12 साल के करीब थी, लेकिन अब वो कि 21 साल का खूबसूरत नौजवान बन गया था शादी के बाद में, और मेरे पति गोबर गांव आए थे। मुझे गांव की जिंदगी बहुत ही मुश्किल लगती थी, इसलिए हम दोबारा कभी गांव नहीं आए। जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी, हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बेटियों की पैदाइश के बाद मेरे पति ने अपनी जॉब में भी तरक्की हासिल कर ली थी, लेकिन इन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ऐसी ही सुबह मेरे पति मुस्कुराते हुए जॉब के लिए घर से निकलते हैं और फिर लौटकर कभी वापस नहीं आते हैं। थोड़ी देर में मुझे खबर मिलती है कि मेरे पति का एक कार एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। मैं फौरन अस्पताल के लिए दौड़ पड़े और गांव में भी फोन कर दिया, लेकिन शायद मेरे पति भगवान से इतनी ही उम्र लिखवा कर आए थे, इसलिए वो आने वाले कुछ घंटों में मेरा साथ छोड़कर भगवान के पास चले गए। आज भी मुझे जब उनकी याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वर्षा ने मुझे बताया था कि प्रिंस एक बहुत ही सीधा सादा और शर्मीला लड़का है और बहुत जल्द किसी से घुलता मिलता नहीं है। मैंने खुद भी देख लिया था कि उसे हमारे घर आए 1 महीना हो गया था, लेकिन उसने अभी तक मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं की थी, बल्कि जैसे ही मैं उसे कोई बात करती थी तो शर्म से सर झुका लेता था और रहा को जल्दी अपने कमरे में जाकर कमरे के दरवाजे को बंद कर लेता था, जबकि मैं और मेरी बेटियां हॉल में बैठकर रात को एक साथ ही टीवी देखा करती थी। कभी भी हमारे साथ नहीं बैठता था। मेरे दोनों बेटों की भी प्रिंसिपल बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो दोनों पॉलिएस्टर आने के बाद सारा दिन उसके साथ ही खेलती रहती थी। मेरी छोटी बेटी तो हर वक्त उसके कंधों पर चढ़कर बैठी है। चीख और प्रिंस भी उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और रोज उसके लिए शो को लेकर आता था। मैंने कई बार प्रिंस को मना भी किया था, लेकिन अगले दिन फिर वो चॉकलेट नीचे आता था। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने अपनी तबीयत के बारे में किसी से भी कुछ भी नहीं कहा। मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी और न ही मैं कुछ छोटी करना चाहती थी, ये इसलिए मैं किसी तरह खुद को दुख पहुंचा अगर कामकाज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मेरी तबीयत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। जब रात के वक्त में कुछ ज्यादा ही खराब महसूस होने लगी तो मैं अपने कमरे से बाहर निकल आई। मुझे अपना दम घुटा हुआ महसूस हो रहा था, इसलिए मैं छत पर चली गई और प्रिंस 36 एक कोने में बने कमरे में रहता था। मैं छत पर बैठ गई, मेरी नज़र प्रिंस के दरवाजे की तरफ गई। आज कुछ 900 क्यों इस बात का एहसास हो रहा था कि हर रोज रात होते ही प्रिंस जल्दी अपने कमरे में चला जाता है और फिर सुबह वापस निकलता है, जबकि उसके कमरे में टीवी भी नहीं था तो इतनी जल्दी अपने कमरे में बंद हो जाता है। आजकल शहर के कॉलेज का माहौल कुछ ठीक भी नहीं चल रहा था और लड़कों को नशा करने की लत भी लगाई चाह रही थी, इसीलिए मुझे अचानक ही प्रिंस की फिक्र सताने लगी कि 20 साल का प्रेम से सीधा सादा लड़का था जो गांव के सीधे सादे माहौल में पला बड़ा है। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं न कहीं शहर का माहौल उसे बर्बाद न कर दे। प्रिंस जब तक इस शहर में था वो मेरी जिन में डाली फिर था, क्योंकि वर्षा ने मेरे भरोसा करके उसे मैं घर भेजा था। अगर किसी गलत संगत में पड़ जाता तो वसाको में क्या वो दिखाती। प्रिंस को हमारे घर आए 1 महीना हो गया था, लेकिन अभी तक हम दोनों के बीच में कोई दोस्ती नहीं ही हुई थी और न ही ऐसी कोई बात हुई थी कि मैं डायरेक्ट लिंक से कोई सवाल जवाब कर पाती। और ऊपर से प्रिंस मुझे देखते ही शर्म से झुका लेता था। मैं उसे भला कैसे पूछती कि रात को जल्दी वो क्यों एक कमरे में चला जाता है और जाकर दरवाजा बंद करके क्या करता रहता है। मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मैं ठीक होती हूँ मैं खुद ही इस बात का पता लगाती हूँ कि आखिरकार प्रिय तो इतनी जल्दी कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। 2-4 दिन तो वे बीमारी में ही गुजर गई और जैसे ही मैंने खुद को थोड़ा बेहतर महसूस किया मुझे प्रिंस का ख्याल आया और ईट रहा तो जब मेरी भीतर टीवी देखने में बिजी ही प्रिंस किचन में अपने लिए चाय बना रहा था। मेरे पास सबसे अच्छा मौका था प्रिंस का रात रात जानने के लिए। मैं चुपके से उसके कमरे में जाकर छुप गई। उस पता था कि मेरी बेटियां अगले 1 घंटे तक टीवी के आगे से उठेगी नहीं। उसे प्रिंस के कमरे में छुपी हुई थोड़ी ही देर गुजरी थी कि प्रिंस चाय का कप लिए अपने कमरे में चला आया और कमरे का दरवाजा बंद करके सुकून से बिस्तर पर बैठ गया। प्रिंस को कमरे में देखकर मेरी दिल की धड़कनें बहुत जोर जोर से बढ़ने लगी। कुछ देर बाद प्रिंस आराम से बेड पर लेटकर चाय की चुस्कियां लेने लगा, जिसको देखकर दिल ही दिल में सोचने लगी कि बगैर 5 के ही मैं इतने सीधे सादे लड़के पे शक कर रही हूँ। अगर प्रिंस को नशे यह किसी और चीज की लत लगते तो ऐसे कैसे होता कि मुझे पता न चलता। मानती हो कि प्रिंस शर्मा डा जरूर था, लेकिन मेरी आंखों के सामने ही तो रहता था।
सोचा कि रात को जैसे ही प्रिंस इधर से उधर होगा कि वॉशरूम जाएगा, वह चुपके से उसके कमरे से वापस निकल जाऊंगी, क्योंकि अगर उसको ये पता चला कि मैं उसकी जासूसी कर रही हूँ या उस पर नजर रख रही हूँ तो न जाने मेरे बारे में प्रिंस क्या सोचने लग जाएगा। कुछ छुपी हुई कुछ देर गुजरी थी कि प्रिंस उठकर अपनी चाय का कप खाली साइड टेबल पर रखा और फिर वो अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। उसका मुंह कुछ इस तरह था कि मुझे उसका लैपटॉप नजर आ रहा था जबकि उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने दिल ही दिल में खुद को गलत समझा और सोचने लगी शायद प्रिंस रात को इस तरह की पढ़ाई करने में बिजी रहता है, इसीलिए वो जल्दी ही कमरे में आकर बंद हो जाता है और मैंने ऐसी ही उसकी जासूसी शुरू कर दिए। रूस लैपटॉप खोलकर उसमें एक वीडियो लगा लेता है। प्रिंस के लैपटॉप में उस चलती हुई वीडियो को देखकर तो मेरे पैरों से जमीन ही निकल गई, क्योंकि वो वीडियो किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही थी और अपनी ऐसी वीडियो देखकर शर्म से पानी पानी हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं जिसके को सीधा सादा मासूम सा समझ रही थी वो ये सब कुछ भी कर सकता था। लैपटॉप की स्क्रीन पर मेरी वीडियो अभी भी चल रही थी जिसमें मैं बाथरूम में कपड़ों की नहा रही थी, तो मुझे बिना कपड़ों के देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और बहुत ही तासीर के साथ में वीडियो को देख रहा था और भाभा स्क्रीन पे मेरे बदन को किस कर रहा था। वीडियो को देखकर वो अश्लील हरकतें कर रहा था, मेरे बदन पे हाथ लग रहा था जैसे मुझे छूने की कोशिश कर रहा हो। मुझे ऐसा लगा जिस प्रिंस सब मेरे साथ ही कर रहा हो मुझसे रहा नहीं गया और अब और मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं अपनी जगह से निकलकर एकदम पीठ के सामने आ गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं रात के इस समय अपने बच्चों के साथ नहीं बल्कि उसके कमरे में मैं छिपी हुई हो सकती हूँ। मुझे अपनी नजरों के सामने खड़ा देखकर उसने फौरन लेपन बंद कर दिया और हकलाते हुए कहने लगा, आंटी जी आप यहाँ क्या कर रही हो। मैंने एक जोरदार थप्पड़ प्रिंस के गाल पर दे मारा। मुझे कृष्ण बहुत जोरदार का गुस्सा आ रहा था। आखिर उसने मुझे उस हालत में देखा था जिस हालत में मेरे पति देखा करते थे। मैंने प्रिंस के गुस्सा करते हुए प्रेम से कहा, मैंने अपनी वीडियो देख ली है और मैं जान गई हूँ कि तुमने चोरी छुपे मेरी वीडियो बनाई है। मेरी बात सुनकर पुलिस ने अपना सर झुका लिया और कोई जवाब न दिया। मैंने प्रिंस चाहिए गिरबान पकड़ लिए और प्रिंस को धमकाते हुए कहने लगी, मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तो तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दी है। मैंने तुम्हें अपनी औलाद की तरह माना है। मेरे पति भी प्रिंस तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन तुमने तो मेरे भरोसे को चूर चूर करके रख दिया। प्रियस खामोश खड़ा खड़ा मैं बातें सुन रहा था। मैंने दोबारा प्रिंस से कहा, बोलो कुछ बताओ, आखिर तुमने कब और किस तरह मेरी वीडियो बनाई है। मुझे ये सब जानना है कि आखिर क्यों तुमने मेरे साथ इतनी घिनौनी हरकत की है। जब मैंने गुस्से से उसे दोबारा यही सवाल किया तो वो मुस्कुराने गया और मुस्कुराता हुआ मुझसे कहने लगा, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो। मैं आपको दिल ही दिल में बहुत चाहता हूँ और आपसे प्यार करता हूँ। मैं आपको पाना चाहता था लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं डरता था अगर मैंने आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो कहीं आप मुझे धक्के मार के घर से निकाल दे और मम्मी को न बता दे। मैं आपके प्यार में इतना पागल हो गया था जिस कारण मुझे अपने जज्बातों पर काबू न कर सका। इसीलिए मैंने अपने दिल की बात अपने एक दोस्त के साथ शेयर की। मेरे दोस्त ने मुझे आपकी वॉशरूम में खुफिया कैमरे लगाने का आइडिया दिया था और मैं रोज रात को आपका वीडियो देखकर थोड़ा बहुत सुकून हासिल कर लिया करता था। प्रिंस के मुंह से ये सब बातें सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गई। मैं लड़खड़ाती हुई जबान से प्रिंस दोबारा पूछी, ये बताओ तुमने कब और कैसे मेरी वॉशरूम में कैमरा लगाया। तुम तो कॉलेज से हमारे आने के बाद ही आया करते थे। वो कॉलेज जल्दी छुट्टी लेकर आ गया। उस वक्त आप घर पर नहीं थी तो मैंने मौका देखकर आपकी वॉशरूम में एक खुफिया कैमरा लगा दिया। आपकी वीडियो रिकॉर्ड करके रोज रात को देखा करता था और थोड़ा बहुत सुकून हासिल कर लिया करता था। प्लीज मेरे सामने बड़ी आसानी से अपने गुनाह कबूल कर रहा था। मैं उसकी हिम्मत से हैरान थी। मैं बहुत ही दुख से उससे पूछा कि तुम्हें ऐसा करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, तो भूल गए हो कि मैं तुम्हारी आंटी, तुम मेरे लिए मेरे बेटे की तरह हो। मेरी बात सुनकर प्रिंस हंसते हुए कहने लगा, आप किसी गलत में जी रही हो। आपके पति की मृत्यु हो चुकी है और अब आप मेरी आंटी नहीं हो। अगर अंकल जिंदा होते तो बात कुछ और ही थी। अब आप और मैं एक दूसरे के लिए गैर है। जब मैं शहर आया था, जब आप मेरी आंखों के सामने रहती थी और मैं जज्बातों का इम्तिहान लेती रहती थी, मेरे लिए खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल था। मैंने आपको सर से पांव तक देख लिया था और अब आपको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और आप मेरी कोई मॉडल नहीं है। आप मेरे लिए एक औरत हुआ जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। आप एक ऐसी औरत हो जिसकी खूबसूरती की मैं कायल हो चुका हूँ। प्रिंस के ये बात सुनकर जैसे ही मैंने उसके गाल पर तमाचा लगाने लगी, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और तिलमिलाते हुए कहने लगा, मैंने आपको कभी भी आंटी की नज़र से बिल्कुल भी नहीं देखा और अब आपको पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैंने प्रिंस ही कहा, चुपचाप अपने लैपटॉप से मेरी सारी वीडियो डिलीट करो और अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। प्रिंस ने हंसते हुए कहा कि इतनी आसानी से मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। चुपचाप जैसा मैं कहता हूँ मेरी बात
मान लो, वरना मैं आपके सारे वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा और आबू को बदनाम करके रख दूंगा। इस शहर में आपको मैं मशहूर करके रख दूंगा। प्रिंस अपनी वो सारी गंदी वीडियो डिलीट करवाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन प्रिंस नहीं मान रहा था और उसने मेरे सामने एक ऐसी शर्त रखी है जिसे सुनकर मुझे पसीने आ गए। प्रिंस मुस्लिम शर्म होकर कहता है, अंकल को मणिपुर बहुत दिन हो गए हैं और आपको भी तो किसी मदद की जरूरत महसूस होती होगी। मैं आपकी सारी जरूरतें पूरा करूंगा और बदले में मैं आपका इतना ख्याल रखूंगा जितना ख्याल आपके पति रखा करते थे। प्रिंस की मुशी ये सब बातें सुनकर लज्जा के मारे में पानी पानी हो गई। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेड पर धकेल दिया और एक करके मेरे शरीर के सारे कपड़े उतारने लगा। मैं उसके सामने आज इतनी मजबूर हो गई थी कि मैं चाहकर भी कुछ न कर सकती थी। जी तो मेरा ऐसा कर रहा था कि प्रिंस को यहीं पर माधुर्य और खुद फांसी पर चढ़ जाऊं, लेकिन मेरे पीछे 2 मासूम बेटियां थी। मेरे मर जाने के बाद मेरी बेटियों का क्या होता, यही सोचकर मैं खामोश हो गई। प्रिंस मुझ पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा और मुझे भूसने लगा। पीयूष आज सारी मर्यादाएं तोड़कर अपनी वासना को पूरी करने लगा और मैं बेबस लाचार असहाय होकर उसके सारे जुल्मों सितम सहती रही। काफी देर बाद उसने मुझे छोड़ते हुए कहा, आज के बाद चुपचाप मेरी बात मान लिया करो और जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं आप मेरे कमरे में आ जाया करो और मुझे खुश कर दिया करो। तुम्हारी वीडियो में सेव करके रखी है, भूलना मत, तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होगी। अगर मैंने तुम्हारी वीडियो वायरल कर दी है तो प्रिंस के आगे मैं खुद को लाचार, बेबस और असहाय यह समझ रही थी। प्रिंस जब भी चाहता, जब मेरी इज्जत को रौंदने लग जाता, मेरे साथ जबरदस्ती करने लग जाता और मुझे बदहवास करके छोड़ देता। मैं चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बता सकती थी। वर्षा को भी यह बात बताने की मेरी हिम्मत न हुई। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मैं सब कुछ सहती गई। आप मैं प्रेम से परेशान हो गई थी और मैं कैसे भी करके उसे अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। प्रिंस की बार बार मेरे साथ जबरदस्ती करने के कारण मैं खुद की नज़रों में ही गिर गई थी। अगर कल को प्रिंस और मेरी संबंधों के बारे में मेरी बेटियों को पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। मैं उनकी नज़रों में भी यह जाऊंगी और अगर इंसान दुनिया की नज़र में गिर जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर खुद के हालात की नज़रों में ये जाए तो वो औलाद उसकी कभी भी इज्जत नहीं करती है और कभी भी वो माँ बाप अपनी औलाद की नज़रों में नहीं उठता। 13 में अपनी औलाद की नज़रों में नहीं गिना चाहती थी, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि प्रिंस के बारे में मैं पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगी। जो होगा देखा जाएगा। मैंने हिम्मत कर ली थी इनसे पीछा छुड़ाने की। मैंने प्रिंस के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दी और पुलिस वाले से मैंने रिक्वेस्ट की कि इस बारे में पता मेरी बेटियों को न चले, वरना मैं उनकी नज़रों में गिर जाएंगी। पुलिस वालों ने मेरा साथ दिया और इंच के लैपटॉप से मैं सारे वीडियो पुलिस वालों ने डिलीट करवा दिए तथा उसी जेल में डाल दिया। अगर मैं उस वक्त हिम्मत कर जाती तो प्रिंस ने दिनों तक मेरे साथ बदसलूकी नहीं करता। वो इतने दिनों तक मेरे साथ अपनी मनमर्जी नहीं करता, पर मैं उस वक्त डर गई थी। उसने मुझे अपनी वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी।